पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की एक रोचक चर्चा लेकर पुनः उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के विशेषज्ञ माननीय अनिल खरे सर हैं। आज हम कक्षा 8वीं के गुणनखंड पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। हमारी यह चर्चा शुरू हो उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारे आज के गणित के विशेषज्ञ माननीय अनिल खरे सर एवं विषय के जिज्ञासु आप सभी बच्चों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए गुणनखंड पर हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करें और इसके लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय अनिल खरे सर। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 14 गुणनखंड पर चर्चा करेंगे। और मान लीजिए कि हम एक प्राचीन संख्या 30 लेते हैं, तो 30 को आप 1 गुणा 30, 2 गुणा 15 है ना, 3 गुणा 10 और 6 पंचे 30 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 2 3 5 6 10 15 और 30 ये 30 के गुणनखंड कहलाएंगे। मगर जब तक, क्योंकि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए एक को अपन शामिल नहीं करते हैं जब तक कि अन्यथा हम कहेंगे। मगर यहाँ जब 1 गुणा 30 कर रहे हैं तो इसको हम चीज को और भी आगे तोड़ सकते हैं। 2 गुणा 15 में, 2 गुणा 15 में 15 को हम 3 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। 3 गुणा 10 में इसको 2 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। 6 गुणा 5 में इसको 6 को भी हम 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। तो ये जो फैक्टर मिला हमको 2 3 और 5, इसको हम 30 के अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 15 को और विभाजित कर पा रहे, 30 को और विभाजित कर पा रहे थे, यहाँ 15 को और विभाजित कर पा रहे थे, यहाँ 10 को और विभाजित कर पा रहे थे, यहाँ 6 को विभाजित कर पा रहे थे। मगर अब हमारे पास जो 2 3 5 है, इन्हें हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है। तो जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, जैसे जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जाए तो वे गुणनखंड उसके जो है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये बात हो जाएगी हमारी। मगर हम जब बीजीय व्यंजक लेंगे, मान लें कि मैंने यहाँ लिया 5xy, 5xy को हम जानते हैं कि इसका मतलब है 5 गुणा x गुणा y, और इसको हम और आगे भी नहीं तोड़ सकते। तो यही उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। मगर हम यहाँ पर बीजीय व्यंजक के लिए अभाज्य गुणनखंड का उपयोग न करके हम अखंडीय गुणनखंड या इररिड्यूसिबल फैक्टर कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमने एक ले लिया 3x इन ब्रैकेट x + 2, तो ये एक बीजीय व्यंजक है और इसके अभाज्य गुणनखंड यानी इररिड्यूसिबल फैक्टर जो रहेंगे 3x और x + 2 होगा। ये हमारा आज का मुख्य विषय, हम बीजीय व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड देखना चाहते हैं। तो ये तो एक मोनोमियल यानी एक पदी है, यहाँ पर जो है 3 पदी है, ये तीनों पदी 3 पदी गुणनखंड है। अब हम मान लीजिए कि हमें एक सवाल किया हुआ है 12a² b + 16ab², और इसके हमको अभाज्य गुणनखंड यानी कि अखंडीय गुणनखंड इररिड्यूसिबल फैक्टर निकालना है। तो हम इसके लिए जो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर का उपयोग करेंगे, जिससे कि हम 7 गुणनखंडों की विधि कहेंगे, उसके द्वारा निकालेंगे। कैसे? अब 12a² को आप लिख सकते हो 12a² b बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 या 12 a गुणा b, और इसी तरीके से 15ab² को आप 3 गुणा 5 गुणा a गुणा b लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि 3 a और b दोनों में कॉमन है, तो इसी हम 4 गुणनखंड कहेंगे। और हम अब 12
ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर, इसके गुणनफल निकालने के लिए 3ab दोनों से कॉमन निकाल लें। तो 3ab हमने कोष्टक से बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बचा? देखिए 12ab स्क्वायर से जब आप 3a और b निकाल देते हैं तो 2 दूनी 4 और a बचा, तो हमारे पास 4a आ गया। कोष्टक खोलेंगे तो 3 चौके 12, a वर्ग b आ जाएगा, प्लस 3ab जब निकाल दिया तो आपके पास बचता है 5b, तो 5b ये हो गया। जब आप पुस्तक खोलेंगे तो 3 पंजे 15 a b स्क्वायर। तो इस तरीके से ये उनके प्राइम फैक्टराइजेशन इररिड्यूसिबल फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि अखंडी गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये मेथड हो गई कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि एक सवाल और ले लिया, इसमें तो हो गया हमारे पास में। अब समूहन विधि का उपयोग करके हम एक तरीका और देखें, जिसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स कहेंगे। एक सवाल लेते हैं, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब यहां पर इन पदों में कोई भी संख्या सभी में कॉमन नहीं है ना। अगर 2 यहाँ पर कॉमन तो इसमें नहीं है, 3 इसमें कॉमन है तो इसमें नहीं है, y इसमें है तो इसमें नहीं है, x इसमें है तो इसमें नहीं है। तो हम रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2y दोनों में है, कॉमन निकाला जा सकता है, इससे 3 कॉमन निकाला जा सकता है। तो अपन यहाँ से 2y कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास में आ गया अंदर ब्रैकेट के अंदर 3x की 2 3 6xy और माइनस 2 आपने निकाल दिया तो 2 आ गया, 2 2 4 और y आपने बाहर निकाल लिया है, तो हमारे पास में 3x माइनस 2 आ गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 दूनी 6 xy धन और ऋण 2 2 4 और माइनस y, तो माइनस 4y आ जाएगा। यहां से हम प्लस 3 निकाल दिए तो क्या बचा? 3 2 6 माइनस 3x, ठीक है, 3 से कम। अब यहाँ देखिए 3x माइनस 2 है, जब ये 2 माइनस 3x है तो हम यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2y इन ब्रैकेट 3x माइनस 2, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो ये 3 पहले आ गया, 3x और ये माइनस 2 हो गया। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऋण और धन मिलकर ऋण बन जाएगा, ऋण 9x आ जाएगा और ऋण मिलकर धन बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं कि 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 पूरा का पूरा ब्रैकेट दोनों में कॉमन है। हम 3x माइनस 2 को ब्रैकेट से बाहर एक ब्रैकेट पूरा बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। बच क्या रहा है? 2y माइनस 3। तो इसके ये 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3 आपके अखंडीय गुणनखंड आ गए। ये जो विधि कहलाती है समूहन विधि, यानी कि रीअरेंजिंग अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग टर्म्स के नाम से कहलाई जाएगी। इसके बाद में जो है ऐसे प्रश्नावली 14.1 पर जब आप जाते हैं तो उसमें कुछ सवाल हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है पहला कि 12x और 36 में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये 6, इसमें 6 दूनी 12, 6 3 36, तो हम 6 कोष्टक से बाहर निकाल दें तो 6 दूनी 12, 2x कॉमन और 6, तो ये हमारे 6 उसका कॉमन फैक्टर हो गया। एक सवाल और है 7x माइनस 42, तो आप फिर जानते हैं 7 6 42 होता है, तो 7 बाहर निकाल दिया तो x माइनस 6। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 7x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 7 42। एक सवाल और करेंगे हम समूहन विधि पर, जो कि आपकी किताब में 7वें नंबर का है, दूसरे का 7वां। tan a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, इसका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 4 गुणनखंड विधि से जो है
तो 4 गुना, अब देखिए 5 दूनी 10 होता है, 5 के 15, 5 चौके 20, तो हम 5 अपने पाते हैं तो 5 बाहर निकाल के कोष्टक से हमारे पास में आ गया 5 दूनी 10, 2 स्क्वायर माइनस 3, 5 किया 15, 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो ये आपका 5 कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एक सवाल और देखेंगे समूहन विधि पे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी प्रश्नावली का। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। पहले दो टर्म में हम देखते हैं कि x कॉमन है, दूसरी दो टर्मों में 8 कॉमन है। हम यहाँ से x कॉमन निकाल देते हैं तो x प्लस वाई हो गया कोष्टक के अंदर, धन यहां से हमने 8 बाहर निकाल दिया तो फिर x प्लस वाई बचा, कोष्टक खोलेंगे 8x धन 8y। अब देखते कि x प्लस वाई पूरा कोष्टक हमारे पास दोनों में ओवेनिस्ट है, तो हमने कोष्टक बाहर निकाल दिया, बची हुई टर्म पे कोष्टक में लिख दिया x प्लस 8। तो ये हमारे पास में अखंडीय गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसके बाद इसी प्रश्नावली में कुछ सवाल सरल समीकरण का उपयोग करके करने को है। सरल समीकरण का उपयोग आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, हमने 4 सरल समीकरण देखी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी। उन पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। 14.2 प्रश्नावली पर है ये। तो पहले एक सवाल ले लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब हमें यहाँ सवाल को समझने में सबसे पहले देखना होगा कि कौन सी सरल समीकरण दिख रही है। हम चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें, इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, बीच में साइन चेंज होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस साइन आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर में पूरी जगह प्लस होता है माइनस साइन, इसलिए हमें पता चल जाएगा ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो फौरन हम इसको लिख दिए 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये समझ नहीं आ रही, प्लस लिया 3 का स्क्वायर ले लिया तो बीच में क्या आता है, ये हुआ आपका a और ये हुआ b, तो बीच में आता है 2a, तो अपन -2, तो मतलब आपकी समीकरण में है a हमारा है 2y और b क्या है 3। ठीक है, इसे और व्यवस्थित हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंडिसेस लॉ से 2y स्क्वायर माइनस 2a। अब देखो ये साफ ये दिखने लगा 2a और b क्या है आपका 3 प्लस b का स्क्वायर। आप देखेंगे 2 दूनी 4 या 12y अपने आप आ गया। तो अब ये हमारे पास में a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सरल समीकरण का उपयोग करके जो है आपका ये बन गया 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए a स्क्वायर जो है आपका ये है a स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2y, b मतलब 3 ये भी प्लस b स्क्वायर। तो अब 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो x गुना x है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 इन ब्रैकेट 2y माइनस 3। तो ये हमारा इसके अखंडनीय गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर की इंडिसेस का उपयोग किया। इसी तरीके से एक सवाल और ले लेते हैं, प्रश्नावली आपका 14.2 का दूसरा सवाल। फोर वाई स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये तो बहुत स्पष्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखा 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इंडिसेस लॉ से ये 2y का होल स्क्वायर हो गया घातांक के नियम से, माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कोष्टक बंद a माइनस बी, है ना। तो इस इंडिसेस का जब आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे तो यह हमारा a प्लस बी मतलब 2y प्लस
3q और 2y माइनस 3q, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इसी तरीके से और भी सवाल हैं, जहां पर एक सवाल हम और करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हमने देखा है, तो ये सवाल आपका सवाल नंबर 4 है, इसको भी करके देखिए। a की पावर 4 a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4। यहां पर हम a की घात 2 की घात 2, घातांक के नियम से हम जानते हैं, जब घात पर घात होती तो घातों का गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसी तरह से b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया जाए, जो नियम हमने यहां लगाया। तो हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो हमारे पास में आपका आ गया a प्लस b का वर्ग। घातांक के नियम से फिर से हमने इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं x का वर्ग मतलब x गुणा x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये 2 बार आ गया, तो ये हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। एक सवाल हम चौथी आइडेंटिटी पर और करेंगे, जिसमें x प्लस a x प्लस b, और बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, क्योंकि कक्षा 10वीं में जब आप वर्ग समीकरण पढ़ते हैं तो उसके गुणनखंड निकालने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, बीच के पद को तोड़ने वाली प्रक्रिया का उपयोग करके हम इसका उपयोग करते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। उस पर एक सवाल क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब यहां पर ध्यान रखना है कि हमको मध्य पद है हमारा 6p को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जब 2 पादों में कि जब उसको जोड़े तो 6p आए और उसका गुणा पहले और तीसरे के गुणा के बराबर आए, मतलब 8p स्क्वायर आए। तो क्योंकि आपकी ये वाले आइडेंटिटी का उपयोग कर रहे हम x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस a गुणा b, है ना, x प्लस। तो ये आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म है। सवाल हमारे इस रूप में है, उत्तर इस रूप में है। तो एक्स स्क्वायर की जगह 3 है, ठीक है, a प्लस b की जगह 6 है, तो इसी 6 को हमको ऐसा लिखना है कि 2 संख्याओं में जोड़े तो वो आपका 6 आए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे 6 को मैं लिखूं, 6 बराबर लिख दिया 5 धन 1, उत्तर तो 6 आ जाता, पर इसका गुणा क्या आता है, 5 गुना 1 5 आ रहा, ये नहीं चाहिए। 6 को लिखा 4 धन 2, देखिए एक मैं इसको घटाते जाऊंगा, एक इसको बढ़ाते जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 8, ये हमारे काम का है, क्योंकि हमें चाहिए है जोड़ 6 और गुणा आना चाहिए 8। तो हमारे को ये 6 को हम 4 धन 2 के रूप में लिखेंगे। तो अब हम हमारा ये हम आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे। सवाल हमारा है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो हमने लिखा p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 p प्लस 4 इंटू 2, ब्रैकेट खोल दीजिएगा, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2। समूहन करेंगे, यहां पर हम इस दोनों में p कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो p बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, p प्लस 4 इससे, और इन दोनों से 2 कॉमन निकाल दिया, प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, तो बचा p प्लस 4। अब ये p प्लस 4 हमारे पास में ब्रैकेट में है, इसको कॉमन निकाल दिया, p प्लस 4, जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया p प्लस 2। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन p प्लस 4 p प्लस 2 आ गया। यहां ये रूप आ गया x प्लस a, ये x, ये a और ये b, x प्लस a x प्लस b। तो ये आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल इस पर भी मिलेंगे आपको। इसके बाद में हम आज जो चर्चा करने वाले हैं बीजे व्यंजकों के विभाजन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने से पहले एक सवाल हम चर्चा करते हैं। सवाल
मान लीजिए कि आपको पहली स्थिति देखेंगे जब हमको एक पदी को एक पदी से विभाजित करना है, मतलब 6x³ को अगर आप 2x से विभाजित करना चाहते हैं, 2x से, तो ये एक पदी का एक पदी में विभाजन, हम क्या करेंगे 6x³ बटे 2x। आप जानते हैं 2 तिया 6 कट जाएगा, मगर घातांक का नियम यहां लगाया जा सकता है कि आप जानते हैं कि x की पावर m बटे x की पावर n हमारा होता है x की पावर m माइनस n। इस नियम का उपयोग करके हम ये 2 तिया 6 और 3 आया, और ये नियम वहां पे लगा दिया तो x की घात 3 ऋण 1 उत्तर हो जाएगा 3x की घात 2। एक तरीका है। दूसरा ये और तरीका हो सकता है 6x की पावर 3 बटा 2x, इसके फैक्टराइजेशन कर दिए, 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा x। इसको लिखते समय मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रॉस में लगा के डॉट लगाएं, क्योंकि वो x का कंफ्यूजन करता है। तो चलो संख्या में तो समझ में आ जाएगा, 2 गुणा 3 है गुणा x डॉट x बाई 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या 3x² आंसर। तो ये विभाजन हुआ एक पदी का एक पदी में। इसके बाद हम बहुपद का एक पदी में देखते हैं, यानी बहुपद को विभाजित करेंगे एक पद से। एक बहुपद ले लिया 4y³ प्लस 5y² प्लस 5y² प्लस 6y को हमको विभाजित करना है 2y से। ठीक है, इसका मतलब हुआ 4p² प्लस 4y²। 4y² नहीं, y³ है, 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y बटा 2y। ये है कॉमन डिवाइडर, मतलब इनका सभी को इससे भागते रहे तो हम इसको इस तरीके से लिखा जा सकता 4y³ अपॉन 2y प्लस 5y² अपॉन 2y प्लस 6y अपॉन 2y। आप जानते हो अगर भिन्न के सूत्र में होता तो लघुत्तम 2y आ जाता और ऊपर वाली पद आ जाती। अब 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5/2 कैंसिल नहीं होता, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। घातांक का नियम लगा के जो कि अपने x की पावर m माइनस x की पावर m बटे x की पावर n वाला, तो x की पावर m माइनस n हो जाएगा, तो आपका 2 y की पावर 3 में से 1 गया तो y² हो जाएगा, 2 बचा। धन इसको हम 5/2 लिखिए, y की घात 2 में से 1 घात घट गई तो y आ गया, प्लस y भी कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, प्लस 3। तो ये हमारा बहुपद को एक पदी से विभाजन आ गया। अब हम बहुपद का बहुपद में विभाजन देखेंगे, मतलब यहां भी बहुपद होगा, यहां भी बहुपद होगा। उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। सेवन एक्स² प्लस 14x को डिवाइड करना है हमको x प्लस 2 से। ये बहुपद हुआ और ये x प्लस 2 से विभाजित करना है, विधि वही होगी। जो भी अधिकतम उभयनिष्ठ है तो हम कॉमन ले लेंगे, 7x दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम उसको बाहर निकालेंगे। 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो 7x दोनों में है, 7x को सबके बाहर निकाल दिए, यहां से बचा यहाँ x, 7 चला गया तो बचा 2, 7 दूनी 14, x निकल चुका है तो x प्लस 2 आ गया अपॉन x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 7x। तो बहुपद से बहुपद का विभाजन है तो सामान्यतः जो मतलब हर में जो बहुपद है वो हम कॉमन, उसको हम कॉमन निकालने की या उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने किया। इसके बाद में तो है प्रश्न नंबर 14.3 आता है, तो 14.3 में कुछ सवाल है वो हम देखेंगे अभी।
14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है 66 pq² r³ को डिवाइड करना है 11q⁴ से। सरल है, एक पद का एक पद में विभाजन है, तो 66 pq² r³ डिवाइडेड बाय 11q⁴। 11 दिख रहा है, 66 में हम जानते हैं कि 11 गुना 6 66 होता है, तो इसको हमने 66 को 11 गुना 6 लिखा। डॉट p हमें यहाँ नीचे नहीं है तो p तो ऐसे रहने दिया। q एक चाहिए तो अपन ने क्या किया, q.q लिख दिया, q²। r की घात 3 और r की घात 2 है, तो इसको r की घात 2 डॉट r लिख दिया, r की घात 3 बटे 11q और r। 11 से 11 कैंसिल, q से एक q कैंसिल, r से एक r कैंसिल, r² है अगर तो यहाँ एक r और आ जाएगा, तो हम इसको r² ऐसा कर लेते। q r² है तो r² से r² कैंसिल हो, आपके क्या बचा 6pqr, तो आपका आंसर हो जाएगा 6pqr। ये आपका उत्तर हो गया। 14.2 में जो हमने और सवाल किए हैं उसी के आधार पर सवाल है। जैसे बहुपद का अभी हमने क्या किया, एक पद का एक पद में, फिर बहुपद का एक पद में, फिर बहुपद के बहुपद में। उसके कुछ सवाल हम एक और ले लेते हैं। चलिए बहुपद का बहुपद में एक सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 10x - 25 को डिवाइड करना है हमको 2x - 5 डिवाइडेड बाय 2x - 5। तो ये हो गया 10x - 25 डिवाइडेड बाय 2x - 5। ठीक है, 10x और 25 में हम जानते हैं कि 5 होगा, इससे हम 5 बाहर निकालते हैं, पुस्तक से बाहर बचा क्या 2x, क्योंकि 5 दूनी 10, 10x। 25 में से 5 निकल गया तो अंदर बचा 5 बटे 2x - 5। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, आंसर आपका 5 आ गया। सरल क्वेश्चन से आप कर पाएंगे। तो इसके बाद में और भी सवाल हैं जो आप कर पाएंगे। फिर हम प्रश्नावली 14.4 पर आएंगे। ये प्रश्नावली इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजीय व्यंजक से जोड़ घटाना गुणा करने पे जो बच्चे सामान्य से गलती करते हैं वह हमको यहाँ पे पता चलती है। सवाल ये है कि त्रुटि ज्ञात कर सही कीजिए। वहां पर हल दिया हुआ है, आपको पता करना है कि गलती कहाँ पर है और फिर गलती सुधार का लिखना है। जैसे कि पहला सवाल है 4 इन ब्रैकेट x - 5 बराबर दिया हुआ है 4x - 5। सामान्य से बच्चे ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, 4 का x से गुना किया और 5 छूट गया, जबकि ये 4 कॉमन निकला है तो ये 5 से भी गुना होगा, तो ये तो गलत है। ये हो जाएगा आपका 4x - 4 × 5। तो 4x - 20 ये सही होगा। एक सवाल और देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है x, ध्यान रखें कि 4 को 5 से भी गुना करना होगा, जो कि यहाँ पर नहीं किया, क्रॉस लगाया, गलत। सही तरीका ये होगा 4x - 20। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x + 2x + 3x बराबर 5x दे दिया। तो बच्चे 2x और 3x छोड़ते हैं, इसमें कोई नहीं है, जबकि इसका गुणांक 1 माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, चर्चा शुरू करने पर भी हमने बताया था कि एक किसी भी संख्या, हर संख्या का गुणांक है, तो यहाँ एक्चुअली एक x है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल दें तो अपने पास में ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज x आता है। तो 1 धन 2 3, 3 धन 3 6, तो हमारा उत्तर आएगा 6x ना कि 5x। गलत है। इसके बाद अगर एक सवाल और देखें, 5x + 5y, 5y + 2y + y - 7y = 0 लिखूंगा।
ठीक है, हमने 5y धन 2y 7y 7y से जबकि यहाँ पर फिर से गुणांक को भूल गए हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 3 धनात्मक संख्या है, तीनों में से हमने y कॉमन निकाल दिया, तो पुस्तक के अंदर आएगा 5 धन 2 धन 1, इसका गुणांक 1 माना जाएगा यानी होता ही है y माइनस 7y, तो 5 2 7 और 1 8, 8y माइनस 7y, 8y से 7y बचेगा तो 1y, यानी कि हमारे पास y बचेगा ना कि 0। इस तरीके से प्रश्नावली 14.4 पे आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद में कुछ एक सवाल और करते हैं। 17वां सवाल है, 3x² प्लस 1 डिवाइड बाय 3x²। बच्चे से इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना, और इसके साथ में उत्तर आ गया 1, परंतु किताब में कैसे दिखा है 3x² से 3x² एक बार कैंसिल हुआ तो उत्तर आ गया 1 धन 1 बराबर 2, जब ये गलत है। सही क्या होगा, 3x² प्लस 1 अपॉन 3x², तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x², क्योंकि 3x² कॉमन डिवाइडर है, तो 3x² से 3x² कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन 3x², ये आपका उत्तर होगा। इस तरीके से आप 14.4 प्रश्नावली के सवालों को हल कर पाएंगे। अब आज जो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो और इसके बाद अपनी चर्चा खत्म करेंगे, संख्याओं के साथ खेलना। यहां हम देखें कि मान लीजिए कि हम 2 संख्या लेते हैं, 2 अंकों की संख्या लेते हैं 52, ठीक है, तो 52 क्या है, 50 धन 2, मतलब 5 गुणा 10 धन 2, है ना, तो मतलब क्या है, विस्तार हुआ संख्या का। ठीक है, आप जानते हो कि विस्तार किस तरीके से हो रहा है, दहाई की संख्या में 10 का गुणा है, इकाई की संख्या में 1 का गुणा है, जो हम लिखते हैं इसलिए उस पर से हमने 2 लिख के रखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम 25 लिखें तो 25 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 धन 5, ठीक है, और अगर हम 25 और 52 को जोड़ रहे हैं तो 52 धन 25 बराबर क्या होगा, 5 2 7 और 2 5 7, 77, और इसे हम लिख सकते हैं 11 गुणा 7। क्या बताना चाहते हैं हम, कि जब हम किन्हीं 2 अंकों की संख्या को उनके अंक को पलटकर जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या हमेशा 11 का गुणनखंड, 11 एक गुणनखंड होता है, या वो 11 से विभाजित होती है। तो 11 से विभाजित होगी, अगर देखिए आप 77 को जब आप 11 से विभाजित करते हो तो उत्तर क्या आ रहा है, 7, और वो कितने बार विभाजित हुई, अंकों के योग के बराबर, 5 धन 2 कर लो चाहे 2 धन 5 कर लो, 7। तो हम ये बात को बीजीय व्यंजक के रूप में देखेंगे कि जब हम किसी भी 2 अंक की संख्या के अंक को पलटकर जोड़ते हैं तो प्राप्त योगफल हमेशा 11 से विभाजित पाएंगे, और कितनी बार विभाजित पाएंगे, अंकों के योग के बराबर। और भी हम सवाल देख सकते हैं, पहले इसका हम बीजीय व्यंजक रूप देखते हैं। बीजीय व्यंजक रूप दिखाने के लिए हमने क्या किया, जैसे 52 को हमने 50 धन 2 लिखा, हमने बीजीय व्यंजक ए बी लिया, इसका मतलब ये हमारा ए दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, तो इसका एक्सटेंशन जाएगा 10b प्लस 10a, 10a प्लस b। अब संख्या पलट दी तो हो जाएगा ba, वो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ b प्लस a, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा, ab प्लस ba, जो हमने 25 और 52 को जोड़ा था, ये बीजीय व्यंजक के रूप में। अब ये जोड़ रहे हैं तो 10a, और चाहे तो ऐसा करें, देखो 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, और 10a प्लस a जोड़ के आ गया 11a, है ना, और 10b और 1 भी जोड़ के आ गया 11b, इसमें से 11 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया a प्लस b, मतलब आपके पास में ab प्लस ba बराबर ये आ गया, जो कि ये बता रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर योग करने से जो उत्तर आता है उसका 11 एक गुणनखंड होता है, और वो 11 से विभाजित होता है तो कितने बार, अंकों के योग के बराबर। देखो अंकों का योग a और b से मिलकर बनी, ठीक है। तो अब सवाल कैसे आ सकता है आपके पास में, कि हम जानेंगे कि अगर a b प्लस b a को
11 से भाग देंगे तो आपको उत्तर आएगा a प्लस बी, 11 नीचे आ गया। और अगर आप ए बी प्लस बी ए को a प्लस बी से भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा 11 आएगा। इस पर हम कुछ सवाल करेंगे, जैसे कि एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए सवाल अपने मन से ले लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, देखो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना, इसी चीज को है। तो हमने ये करके देखा। अब मान लीजिए मैंने लिया 12 और 21, ठीक है। तो 12 को क्या लिखा, 10 गुना 2, 10 गुना 1 धन 2, और इसको लिखा 10 गुना 2 धन 1, ठीक है। 12 और 10 को जोड़ दें तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 आया। 33 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुना 11, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब 33 को आप 11 से विभाजित करोगे तो 3 आएगा, किसके बराबर, 1 धन 2 के बराबर। और अगर आप 3 से विभाजित करोगे तो 11 आएगा। तो ये बात हमने सीखी कि जब कोई दो संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर जोड़ प्राप्त किया जाए, योग प्राप्त किया जाए, तो वो योग हमेशा जो है 11 से विभाजित होता है, या 11 उसका एक गुणनखंड होता है। 11 से विभाजित करोगे तो कितनी बार विभाजित होगा, अंकों के योग के बराबर, और अंकों के योग से विभाजित करोगे तो 11 ही आएगा। इसके बाद में इसी को हम दूसरे प्रकार से देखें। अगर हम इसके जोड़ की जगह अंतर ले लें, मान लें कि जैसे 21 और 12 ही ले लेते हैं, अब इनका अंतर निकालते हैं तो घटाने में क्या होगा, 1 के माने 11, 11 में से 2 गए 9, 9 बचा। आप पाएंगे भी यही क्या कि जब हम दो अंकों की कोई संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा 9 उसका गुणनखंड आता है, वो 9 से विभाजित होती है, ठीक है। और 9 से 9 कितनी बार विभाजित होगा, विभाग एक बार होगा। और वो कैसे पता चलेगा कितनी बार विभाजित होगा, उनके अंतर के बराबर, दो में से बड़ी संख्या में से एक छोटी घटा दो। देखो 21 गुण 12 बराबर 9 आया। और हम ये कहना चाहेंगे कि ए बी माइनस बी ए, है ना, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू ए माइनस बी आएगा, अगर ए बड़ा बी हो तो। समझ लेना थोड़ा सा, जैसे ये देखो ए बी माइनस बी ए, हमने ये किया है, क्या किया, 21 माइनस 12 बटे 9, 21 माइनस 12 आपका आया 9, तो 9 बटा 9 उत्तर आया 1। अब ये 1 कहां से आया, अंकों के अंतर से। कौन से अंकों से, जिससे संख्या बनी है, संख्या 21 से बनी, तो 2 में से 1 घटा दो तो उत्तर 1 आ गया। एक जो बड़ी में से घटाना है, बड़ी वाली, तो 12 चाहो चाहे 21 को भी देखो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, बड़े अंक में से छोटा अंक घटा दो, जिससे संख्या बनी है तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समराइज करें तो हम ये कहेंगे कि दो अंकों की संख्या को अंक पलट कर जोड़ देने से प्राप्त योगफल 11 का गुणनखंड होता है, और वो 11 से विभाजित होता है उसका योग, और अंकों के योग के बराबर विभाजित होता है। दूसरी बात, दो अंकों की संख्या के अंक को पलटकर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें तो उसका अंतर 9 से विभाजित होता है, और 9 से कितनी बार वह होता है, उस संख्या में बने अंकों के अंतर के बराबर, बड़ी में से छोटी घटा देने से जो प्राप्त होगा। और यह भी कहा जा सकता है कि यदि इन्हीं दो अंक की संख्या को, अंकों को पलटकर उनके अंतर को उनके अंकों के अंतर से विभाजित करें, उनके अंकों को उसके अंकों के अंतर से, देखो ये दो अंकों की संख्या, उनको पलट दी, उसके अंतर को उनके अंकों के अंतर, ये अंकों का अंतर से विभाजित करें तो उत्तर कितना आएगा। अब देखें हमने क्या देखा, जब यहाँ a माइनस बी डिवाइड करोगे तो 9 आना चाहिए। देखो ये बात समझ, पहले इसको देख लें। अगर यहाँ हम ए बी माइनस बी ए बटा ए माइनस बी करेंगे तो ये 9 आएगा, ये इधर चला गया, उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसी को आप समझ लें। देखें 21 ऋण 12 बटे 2 ऋण 1, देखो ये अंकों का संख्या का अंतर, और जिन अंकों से बनी है संख्या उसके अंकों का अंतर हमेशा 9 आना चाहिए। तो देखो 2 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गए तो बचे 9, ठीक है। और 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 9 बटा 1 बराबर 9। ये बात हम और भी किसी संख्या के रूप में भी देख सकते हैं।
चाहे तो हम फिर से वही बात ले लें। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते कि और अंकों की संख्या से, जैसे कि पहला सवाल लिया था हमने 52 और 25, तो 52 ऋण 25 बटे 5 ऋण 2। देखो अंकों संख्या का अंतर बड़ी में से छोटी बटे क्या आएगा, जिस अंक से संख्या बनी उसके अंकों का अंतर। उत्तर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 या 9 का गुणनखंड 9 है। देखिए 12 में से 5 गए, क्या आ गया 7, ठीक है। 2 का एक हाथ से दिया तो 4, 4 से 2 गए 2, ठीक है। और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया तो 3 नाम 27। इस तरीके के सवाल जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, जहां पर हमको बिना कैलकुलेशन करे हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। हमने सीखा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर योग को अगर 11 से विभाजित करें तो उत्तर उन संख्या के अंकों के योग के बराबर आता है। और अगर 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की संख्या का अंतर उसके अंकों के अंतर से विभाजित करें तो उत्तर हमेशा 9 आएगा। यही बात 3 अंकों की संख्या में होगी। 3 अंकों की संख्या में बात करके हम आज की चर्चा को खत्म करें। मान लीजिए एक संख्या है 351। अब हमने क्या किया, 513 किया। करना क्या है, 3 अंकों की संख्या से 3 अंक बनाना है, और वो इस तरीके से कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे यहाँ पर इकाई में 3 आते हैं, 5 आ गया तो हमने 1 ले आए। यहाँ पर 3 आया, 5 आया, 1 आया, 3 नहीं आया तो 3 ले लिया। अब 1 आया, 3 आया तो 5 नहीं आया, तो ये 3 अंक बनेंगे। देखो 3 5 1 3 5 1 3 5 1, इस तरीके से कुल 3 अंक की संख्या के 3 अंकों को लेकर आप जो है 3 संख्या बना दीजिए और उनको जोड़िए। तो 3 5 8 और 1 9, 5 6 और 5 और 1 6 और 3 9, 5 3 8 और 1 9, ठीक है, 999। और ये हमें क्या आ जाएगा, 999 से आप अगर हम 9 को कॉमन निकाल दें तो 111 आएगा। देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। तो हम जानेंगे कि 3 अंकों की संख्या के अंक को पलटकर बनाई गई 3 विभिन्न संख्याओं का योग का गुणनखंड 111 आता है। अच्छा 111 के साथ एक बात और है, 111 को आप 37 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। देखो 3 सकते एक हाथ से 2, 3 से कम और 111, ठीक है। तो वो क्या होगा, 111 37 से भी विभाजित होगा। अच्छा इसको हम बीजीय व्यंजक के रूप में देखें। आप एक संख्या हमने ले ली ए बी सी, दूसरी ले ली बी सी ए, तीसरी ली सी ए बी। देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ गया। तो ये क्या आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 ए धन 10 बी धन सी। ये क्या हुआ, 100 बी धन 10 सी धन ए। और ये क्या हुआ, 100 सी धन 10 ए धन बी। इनको जोड़ा तो आ गया ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी बराबर। अब एक देखो 100 ए 10 ए 110 ए और ये 1 ए, 111 ए आ जाएगा। आप जोड़ सकते हैं उसको अलग करके, 111 ए धन 100 बी 10 बी और ये बी, 100 110 और 111, तो 111 बी, 100 सी 10 सी और 1 सी, तो 111 सी, ठीक है। तो इससे हमने 111 को वैल्यूज निकाल दिया तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने जाना इसकी 3 अंकों की संख्या से बने 3 संख्याएं जिनमें अंकों के क्रम को क्रम से बदल दिया गया हो, उनका योग तो है 111 का गुणनखंड होता है। और अगर उसको हम 111 से विभाजित कर दें, मतलब ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी को 111 से विभाजित करोगे तो वो हमेशा अंकों के योग के बराबर विभाजित होगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी के। जैसा कि आपने अभी देखा था 351 प्लस 513 धन 103 5 1 3 1 3 5, ये इसका योग जो निकाला था तो 5 और 1 3 8 और 1 9 है ना, 3 5 6 3 और 5 3 और 1 4 और 1 5 9, ठीक है। एक तो अंक देखिए तो वही है ना, 3 5 1 3 5 1 जोड़े तो हमेशा 3 5 8 1 9 आएगा तो 999 आने वाला है, ठीक है।
तो अगर आप इसको 999 को आप विभाजित करते 111 से, है ना, तो क्या आने वाला इसका जो 9, 111 से देखो 9 बार, है ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 किसका योग है? अंकों के योग के बराबर। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, 111 नीचे आ गया तो यहाँ आएगा उत्तर a प्लस बी प्लस सी, जो कि a प्लस बी प्लस सी क्या है? अंकों का योग है। और इसे एक तरीके से और भी किया जा सकता है, समझ लें, पहले इस बात को रिवाइज करें हम फिर से, कि अगर 3 अंकों से बनी हुई संख्या के अंक को पलटकर 3 विभिन्न संख्याओं को प्राप्त किया जाए और उनका योग को 111 से विभाजित करेंगे तो वह विभाजन हमेशा अंकों के योग के बराबर आएगा। और अगर आप ऐसा कर दें, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो उत्तर हमेशा 111 आएगा। इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, 111 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 27 37, अभी देखा था ना, 7 के 21 से 1 हंसने दो, 3 का 9 और 2 11, ठीक है। तो हम इस 111 को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या? 3 गुणा 37। तो अब ये 3 को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों से बनी हुई संख्याएं के अंकों को पलटकर बनाई गई 3 अलग अलग संख्याओं के योग को उन संख्या के अंकों के योग के 3 गुणे से विभाजित करें तो हमेशा 37 है। इस तरीके ये सब आपके अध्याय 16 में है। इस पर चर्चा करके देखिए, हम पढ़ाई करें और अगली क्लास में करें।